नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल एक वीडियो टेस्ट हुआ था, वीडियो टेस्ट नंबर 3, तो इसी का हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है 49 की पावर 15 माइनस 1 ये किस संख्या से पूर्णतया विभाजित होगा। आप एक बात मुझे बताओ जरा, हमने पढ़ रखा है a की पावर n माइनस बी की पावर n, ये हमेशा किससे डिवाइड होता है? a माइनस बी से तो होता ही होता है। n चाहे इवन हो यानी सम हो, या फिर n विषम हो, ऑड हो, a माइनस बी से तो डिवाइड होगा ही होगा। जब n सम होता है तो ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिवाइड होता है, ये आप पढ़ चुके हो। विषम होता है तो केवल और केवल a माइनस बी से होता है, तो a माइनस बी से तो डिवाइड हमेशा होगा ही होगा, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो। और यहाँ पे क्या है, विषम है तो a माइनस बी से ही डिवाइड होगा। अब बताओ, मैं इसको 1 की पावर 15 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अब बताओ, a की पावर n माइनस बी की पावर n किससे कटेगा? a माइनस बी से कटेगा। a माइनस बी का मतलब कितना हो गया? 48। अब आप बताओ, ऑप्शन तो 48 नहीं दिख रहा, लेकिन जो नंबर 48 से डिवाइड होगा क्या वो 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 8 से 48 खुद डिविजिबल है। बात समझ में आ गई? तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि 45 हम 45 को चार संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में से 2 घटाने पर, तीसरी में 2 से गुणा करने पर और चौथी संख्या को 2 से भाग करने पर हमें वही परिणाम प्राप्त होता है। जो चारों संख्याएं क्या होंगी? आप बताओ। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां से पकड़ना शुरू करो क्वेश्चन को। पहले तो आपको कुछ मान उनके नहीं करना है क्वेश्चन को, है ना, एक्स वगैरह नहीं मानना है। ऑप्शन से करना सीखो। कैसे करेंगे? चौथी संख्या को 2 से डिवाइड करने पर, इसका मतलब ऐसा है कि चौथी संख्या जो होगी वो 2 से डिविजिबल होगी। आप बताओ, चौथी संख्या यहाँ पे क्या है? 21। 2 से डिवाइड होती है? नहीं, पहला ऑप्शन गलत। चौथी संख्या यहाँ पे कितनी है? 15। 2 से डिवाइड होती है क्या? नहीं, ये भी गलत है। यानी ये 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गए। देखो क्वेश्चन को कैसे जल्दी किया जाता है, इसीलिए मैंने आपसे बोला ना कि 1 मिनट जो मैंने आपको दिया वो भी बहुत है इसके लिए, इतना पढ़ना नहीं है। अब बचे 2 ऑप्शन मेरे पास। कौन कौन से? बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब मुझे एक बार बताओ, अगर मैं डी ऑप्शन लेके चलूं तो पहली संख्या कितनी है? 2, और दूसरी संख्या कितनी है? 12। तो पहली संख्या में 2 जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 4। और दूसरी संख्या में से 2 घटाने पर कितना मिल रहा है? 10। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन भी कैसा है? गलत है। अब बचा कौन सा? ये वाला ऑप्शन, बी वाला पार्ट। हालांकि बी वाला पार्ट भी आपका गलत है, चारों ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हैं। अगर मैं पहले ऑप्शन को ले लूं 8, पहले नंबर को ले लूं 8, तो इसमें 2 जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 10। दूसरे नंबर को अगर मैं ले लूं 7, इसमें से 2 घटाने पर कितना मिल रहा है? 5। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। हालांकि इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन गलत हैं, बट आपको क्वेश्चन जज करना था कैसे? ऑप्शन से। मैं ऑप्शन सही लिख देता हूं। यहाँ पे देखो क्या क्या होगा नंबर। 8 होगा, 12 होगा, 5 होगा और 20 होगा। ये बेसिकली सही आंसर है। अब देखो कैसे मैच करोगे। पहली संख्या 8, 8 में 2 जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 10। दूसरी संख्या कितनी है? 12, 12 में से 2 घटाने पर कितना मिलेगा? 10। तीसरी संख्या कितनी है? 5, तीसरी संख्या में 2 से गुणा करने पर कितना मिलेगा? 10। जैसा क्वेश्चन ने कहा है 2 से गुणा करने पे, हम 2 से इसलिए गुणा कर रहे हैं। और चौथी संख्या कितनी है? 20, 20 को 2 से डिवाइड करने पे कितना मिलेगा? 10। तो हमें चारों में सेम ऑप्शन, सेम नंबर 10 मिल रहा है। कब? जब हमारा ऑप्शन क्या होगा? 8, 12, 5 और 20। तो दूसरे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा, ये चारों ऑप्शन गलत हैं, 8, 12, 5 और 20। तो आपको ऑप्शन जज कैसे करना था ये आप समझ गए। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वह संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? 45 से कटने का मतलब कितना हो गया? अब बताओ 1000 में क्या जोड़ दें कि ये संख्या किससे कट जाए? 45 से। 45 में क्या क्या है? 9 है और 5 है ना? नहीं, 9 और 5 का मल्टीप्लाई ही तो 45 है। इसका मतलब जो भी ये योगफल आएगा 1000 प्लस एक्स, ये किससे डिविजिबल होगा? ये 9 से भी होना चाहिए और ये 5 से भी होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए। अब बताओ, सबसे छोटी संख्या की बात करें तो सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करो। अब बताओ, अगर 9 से कटने की बात मैं करूं तो, अगर मैं चलो 5 से कटने की बात करूं तो 1000 में चाहे 35 जोड़ दो, चाहे 20 जोड़ दो, चाहे 80 जोड़ दो और चाहे 10 जोड़ दो, सब 5 से कटेगा। भाई 1035 भी 5 से कटेगा, 1080 भी 5 से कटेगा, 1020 भी 5 से कटेगा और 1010 भी 5 से कटेगा। लेकिन अब 9 से कौन से कट रहे हैं? अब बताओ, क्या ये नंबर 9 से कट रहा है? नहीं। चौथा ऑप्शन गलत है। क्या ये ऑप्शन 9 से कट रहा है? नहीं, ये भी गलत है। 9 से कटना समझ में आ रहा है ना? सबका योगफल 9 से कटना चाहिए। ये 9 से कटेगा? हाँ कटेगा। ये 9 से कटेगा? हाँ बिल्कुल कटेगा।
ये दोनों 5 से भी कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब मुझे ये बताओ, यानी कि ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है, और दोनों ऑप्शन सही हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या, तो इन दोनों में छोटा ऑप्शन कौन सा है, A5, यही मेरा आंसर होगा। यानी कि संख्या क्या होगी 1035। ये संख्या 9 से भी कट रही है और ये संख्या 5 से भी कट रही है, इसका मतलब ये संख्या किससे कटेगी, 45 से कटेगी। तो अगली संख्या कौन सी होनी चाहिए जो 45 से कटे, 45 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 1080। लेकिन हमसे क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या, तो ये वाला ऑप्शन होगा, पहला वाला। बात समझ में आई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपए खर्च करने की योजना बनाई। देखो, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करूं तो मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन ने क्या बोला है, तब उस पिकनिक पे शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी। हम मान लेते हैं टोटल जो कितने फ्रेंड्स हैं, पहले शामिल की बात बाद में करते हैं, टोटल जो फ्रेंड्स हैं वो हम मान लेते हैं कि वो x हैं। मैं तुमको पहले सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं क्वेश्चन कैसे करोगे आप। आप बताओ, अगर टोटल x दोस्त हैं तो उन लोगों ने, इन x दोस्तों ने क्या बोला, राज, श्याम, मोहन, मालिनी, शालिनी, जितनी भी हैं ये सब मिलके एक पिकनिक पे जाने की व्यवस्था करती हैं। और उन लोगों ने डिसाइड किया कि लो बजट 108 रुपए टोटल हम लोग मिला पाएंगे, पापा इस समय लॉकडाउन में है तो खर्चा पानी नहीं दे पा रहे हैं, तो 108 रुपए टोटल हमारे पास मिला के सबका हो जाएगा। यानी कि सब लोग कुछ ना कुछ देंगे और समोसे उसमें खा लिए जाएंगे। तो एक बार बताओ, 108 रुपए टोटल इन लोगों ने खर्च करने की बात की, यानी x लोग कितना खर्च करेंगे 108 रुपए, तो पर हेड कितना खर्च होगा, पर हेड कितना खर्च होगा 108 डिवाइड बाई x। भाई मान लो 10 लोग हैं, वो 100 रुपए खर्च करते हैं, तो एक आदमी कितना खर्च करेगा, 100/10 ही तो करेगा। वही तो किया यहाँ पे, 108 टोटल रुपए खर्च हो रहे हैं और कितने लोग हैं जो खर्च करने वाले, वो x हैं, तो हमने क्या किया कि पर हेड कितना खर्च होगा 108/x खर्च होगा। लेकिन अब हुआ क्या, एंड टाइम पे उनमें से 3 पिकनिक पर नहीं पहुंचे, 3 लोग को 10 लग गई, वो पिकनिक पे नहीं पहुंचे। फलस्वरूप कितने लोग फिर पहुंचे पिकनिक पे, x-3 लोग पहुंचे पिकनिक पे। अब खर्चा तो उनने अपना डिसाइड कर रखा था कितना, 108 रुपए का। तो अब क्या हुआ, वो 3 लोग तो नहीं गए, तो वो 3 लोग पैसा नहीं देंगे, तो कितने लोग पैसा देंगे, 103 लोग, x-3 लोग। तो पर हेड कितना पड़ेगा, 108/x-3 पड़ेगा पर हेड। पहले पर हेड कितना था 108/x, अब पर हेड कितना है 108/x-3। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पिकनिक पे कितने दोस्त शामिल हुए, तो आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और एक बात ये कह रहा है कि प्रत्येक के हिस्से में 3 रुपए अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। फिर इसका मतलब पहले और अब में अब ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है 3 रुपए ना, यानी अब वाले खर्चे में पर हेड में से अगर हम पहले वाला पर हेड हटा दें, 108/x-3 में से मैं हटा दूं क्या 108/x, तो मुझे कितना रुपए मिलेगा, 3 रुपए मिलेगा डिफरेंस। बात समझ में, पहले कितना खर्च कर रहे थे 108/x, अब कितना खर्च कर रहे हैं 108/x-3, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे, तो x दोनों का डिफरेंस कितना 3। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन अब सीधी सी बात इतनी है कि इतना टाइम थोड़ी ना कि हम इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें। अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन से देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, टोटल जो फंड है उनके पास वो कितना है 108 रुपए है। इसका मतलब जो पहले उन्होंने खर्च बताया होगा, मतलब स्टार्टिंग में जो एक्सपेंस होगा, कैसा एक्सपेंस, पर हेड, वो पर हेड जो एक्सपेंस होगा, बताओ वो 108 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, विल डिवाइड 108। बात समझ में आ रही है, स्टार्टिंग जो एक्सपेंस होगा वो 108 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि भाई पहले जितने भी 108 टोटल खर्चा हुआ, कितने लोग थे, मान लो के लोग थे, तो ये के जो है वो 108 को डिवाइड करके ही तो इसको देगा पर हेड कितना खर्चा आया। अब क्या हुआ, अब 3 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब पहले कुछ x रुपए देने पड़ रहे थे पर हेड, अब कितने देने पड़ रहे हैं, x+3 देने पड़ रहे हैं। कब, जब 3 लोग पिकनिक पे नहीं गए, तो यानी कि 108 टोटल रुपए का खर्चा हुआ, जिसमें से कितने लोग गए थे, k-3 लोग गए थे, तो यानी ये k भी 108 को डिवाइड करेगा और k-3 भी 8 को डिवाइड करे 108 को डिवाइड करेगा। तो चलो कैसे करेंगे ऑप्शन से जरा समझो। मैंने मान लिया कि 15 दोस्त गए थे। देखो क्या पूछ रहा, शामिल दोस्तों की संख्या, यानी कि शामिल जो हैं वो कितने दोस्त हैं, हमने मान लिया 15 हैं।
तो बताओ 108 टोटल रुपए का खर्चा हुआ और कितने लोग सम्मिलित हुए थे? 15 लोग। तो 15 को अगर मैं 108 से डिवाइड करूं तो जो पर हेड खर्चा आएगा क्या वो डेसिमल में नहीं आ जाएगा? तो पहला ऑप्शन कैसा है? गलत है। मैं मान लूं कि चलो 12 लोग सम्मिलित हुए थे, तो अगर 12 लोग सम्मिलित हुए थे तो 108 को मैं 12 से डिवाइड करूंगा, 9 रुपए का खर्चा पर हेड का आया। अगर 12 सम्मिलित हुए थे तो इसका मतलब कितने लोगों ने डिसाइड किया था? तो 15 लोगों ने, क्योंकि 3 लोग कम गए तब तो 12 हुए ना। तो 108 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूंगा फिर डेसिमल में आंसर आ जाएगा, इसका मतलब 12 भी गलत है। तो करेक्ट आंसर कौन सा? 9 पार्ट। आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो देखो चेक करके। मैंने मान लिया सी ऑप्शन। कैसे माना है? देखो क्वेश्चन में कुछ करनी था, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर था, बस आपको समझा रहा हूं कि कैसे डिविजिबिलिटीज का आप यूज करोगे। यहां पे मैंने मान लिया कि देखो ये सम्मिलित लोगों की संख्या है। पिकनिक में शामिल कितने लोग हैं? 9। तो टोटल कितने लोग थे? 3 ज्यादा रहे होंगे, 12 लोग थे। खर्चा कुल कितने का है? 108 का। अगर 12 लोग जाते तो खर्चा कितने का होता? 108 बटे 12 का, यानी कि 9 रुपए का। अभी 9 लोग गए हैं तो खर्चा कितने का होगा? 12 रुपए का। पहले पर हेड 9 रुपए पड़ रहे थे, अब पर हेड 12 पड़ रहे हैं। तो बताओ क्या 3 रुपए एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं? और यही तो क्वेश्चन ने बोला। इसका मतलब टोटल सम्मिलित लोग कितने थे? 9। अगर क्वेश्चन ये पूछता था कि कितने लोग टोटल थे तो वो 12 लोग थे, लेकिन सम्मिलित कितने हुए थे? 9 लोग। बात समझ में आई? केवल डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल करना है और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां। अब आपसे बोला है कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? पहले तो ये बता दो इन दोनों में 7/23 और 11/23 में छोटी कौन सी होगी, बड़ी कौन सी होगी? नीचे तो दोनों बराबर है ना, ऊपर ये छोटा है तो ये भिन्न छोटी होगी, और ये बड़ा है तो ये 11/23 बड़ी होगी। सीधी सी बात है। इसका मतलब 11/23 हमें नहीं लेना, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब क्या है? 7/23 है और 14/53 है। जरा समझना, डायरेक्टली मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो। 7/23 और 14/53। आप बताओ अगर मैं डबल कर दूं दोनों का तो मुझे 14/46 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऊपर तो दोनों सेम मिल गया ना, नीचे ये बड़ा है तो नीचे जो बड़ा होगा वो भिन्न छोटी हो जाएगी। इसका मतलब 14/53 क्या है? 60/23 से छोटी है। और 14/53 7/23 से, भाई यहाँ पे देखो ये कितना है? ये 14/46 है पहली वाली भिन्न, ये वाली भिन्न, इसको मैंने 2 से गुणा किया। और ये कितनी है? ये 14/53 है। और आम शहर में किसी एक संख्या से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता भिन्न पे। अब ये बताओ, ये ऊपर तो दोनों सेम सेम है ना, लेकिन नीचे ये बड़ी है, तो नीचे अगर जो संख्या बड़ी होगी उसका मतलब वो भिन्न छोटी हो जाएगी। यहाँ पे इसको 53 भाग में डिवाइड करना है, इसको केवल 46 भाग में डिवाइड करना है। तो ये वाली भिन्न कैसी है? छोटी है। इसका मतलब ये भी गलत है। अब मेरे पास क्या बचा? 8/25 बचा है और मेरे पास 14/53 बचा है। बोलो बात समझ में आई? अब इन दोनों में मुझे चेक करना है कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी। क्लियर इतनी बात? अब देखो जरा एक बात, अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखने की कोशिश करो। 14×5 70 और 14×2 28। 28 और 7 कितना हो गया? 350। और 8 अगर मैं केवल 50 से ही गुणा कर देता, 53 भी नहीं करता, अगर मैं 8 को 50 से ही गुणा कर देता तो 8×5 कितना हो जाता? 40, यानी 400 हो जाता। इसका मतलब 8/25 जो है वो 14/53 से बड़ी है। बात समझ में आ रही है? इसका सीधा सा मतलब हो गया कि 14/53 जो है वो सबसे छोटी हो गई। ऑप्शन कौन सा होगा? डी पार्ट। चलो 6वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन तुमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। मैंने तुमको क्या बताया था कि जब इस तरह के क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले क्या डिसाइड करो? फॉर्मेटिंग करो। तुमने किया ही नहीं है सब। ये सारे क्वेश्चंस मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 सेकंड के थे, अगर तुमने थोड़ा सा दिमाग लगाया होता या मेरे लेक्चर ध्यान से सुना होता तो। फॉर्मेटिंग के मैंने आपको क्या बताया? देखो यहां हमें फॉर्मेटिंग कैसे डिसाइड करनी होती है? 2 चीजों से। पहली कि बार कितने पोजीशन पे है और नॉन बार कितनी पोजीशंस पे है, ये डिसाइड करना था। अब देखो यहां पे बार कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे बार है। मैं पहले बार की काउंटिंग कर रहा हूं। यहाँ पे बार कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। यहाँ पे बार कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। तो जो बार होते थे उनका हम क्या लेते थे? एलसीएम लेते थे कि नहीं लेते थे? अब बताओ 1 1 1 का एलसीएम कितना होगा? 1 ही तो होगा। इसका मतलब एक संख्या के ऊपर बार होगा। बात समझे? गलत गलत गलत, खत्म। यहीं से क्वेश्चन का आंसर आ गया। पूरा करने की जरूरत नहीं थी भाई।
दूसरा नॉन बार की अगर मैं बात करूं तो बताओ यहां पे नॉन बार नंबर दशमलव के बाद कितना है, 1 है। यहां पे दशमलव के बाद नॉन बार नंबर 0 है। यहां पे दशमलव के बाद नॉन बार नंबर 2 है। तो यहां पे नॉन बार क्या लेते थे मैक्सिमम, कुछ याद आ रहा है बार वाले क्वेश्चन, जरा फिर से एक बार वीडियो देखना। यानी कि दशमलव के बाद 2 नंबर ऐसे होंगे जो नॉन बार पे होंगे, मैक्सिमम लेते थे। दशमलव के बाद 2 नंबर ऐसे हैं जो नॉन बार पे हैं, और दशमलव के बाद 1 नंबर ऐसा है जिसपे ऊपर बार है। ये मेरा आंसर होगा, खत्म क्वेश्चन, इसमें कुछ करना ही नहीं था भाई। फॉर्मेटिंग डिसाइड कर दे रही है केवल आंसर क्या होगा। मैंने तुमको ये सारी चीजें बता रखी हैं, इस्तेमाल करना है तुमको, और इस्तेमाल ऐसे नहीं कर पाओगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन, 2/5 और 4/9 के बीच में कौन सी भिन्न उपस्थित है। आओ, 2/5 का मतलब कितना है। आप इस क्वेश्चन को बड़े छोटे से भी कर सकते हो, लेकिन मैं वो ऐसे नहीं करने वाला। 2/5 का मतलब कितना है, 0.5 0.4 है। 4/9 का मतलब कितना है, आप कर सकते हो डायरेक्टली, दशमलव लगा के 0, 9 चौका 36, 4 आ गया, फिर 9 चौका 36, यानी ये कितना है, ये है 0.4 और ये है 0.44। अब पहले पे जाओ, 3 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो दशमलव लगा के 0, 7 चौका 28, 2 बच गया। अगर 0 बढ़ाऊं तो 7 दूना 14 बन रहा है 0.42। क्या इनके बीच में 0.4 और 0.44 के बीच में है ना 0.42, और अगर है तो यही मेरा क्या होगा आंसर। बाकी मुझे चेक ही नहीं करना कोई। इतना नहीं कर पा रहे थे तुम लोग। 8वें क्वेश्चन पे देखो, 3600 के कितने गुणनखंड हैं, करा चुका हूं। गुणनखंड करने का तरीका ही बता चुका हूं। अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे कर लो सिंप्लीफाई। 36 के गुणनखंड करो, क्या 9 गुणे 4 लिख सकते हो। 100 के गुणनखंड करो, क्या 25 गुणे 4 लिख सकते हो। अब देखो 4 कितनी बार है, 2 बार, तो आप इसको क्या लिखोगे, 16 गुणे 9 गुणे 25, यही तो गुणनखंड हुआ। अब इसको प्राइम फैक्टर में कर लो। 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 4, 9 को लिख सकता हूं 3 की घात 2, और 25 को लिख सकता हूं 5 की घात 2। 4 गुणनखंड में जो भी पावर आती है उसमें एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पे पावर कितनी है, 4, 4 में एक जोड़ दो कितना हो गया 5। यहाँ पे पावर कितनी है, 2 एक जोड़ दो कितना हो गया 3। यहाँ पे पावर कितनी है, 2 एक जोड़ दो कितना हो गया 3। 5 तिया 15 दूना 5 तिया 15 तिया 45। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 45। यही मेरा आंसर था। बोलो बात समझ में आ रही। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं, 3600 को आप लिख सकते थे क्या 36 गुणे 100। बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, ये 60 का स्क्वायर है कि नहीं। और मैंने आपको बता रखा है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के हमेशा कैसे मल्टीपल्स होते हैं, कैसे गुणनखंड होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑड में होते हैं। ऑड में होते हैं तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। डायरेक्ट कर सकते थे इस चीज को कि नहीं। तो आपको मैंने क्या क्या बता रखा है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे उनकी संख्या हमेशा कैसी होगी, ऑड होगी। तो भाई ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो गलत था। और 43 तो एक प्राइम नंबर है, किसी के भी गुणा करने से 43 आएगा ही नहीं, तो ये तो डायरेक्टली गलत था। 3 ऑप्शन अगर गलत थे तो तुमको इतना करने की जरूरत थी क्या, कुछ नहीं था भाई। यही मेरा आंसर था और यही तुमको सीखना है। समझे मेरी बात, मैंने क्या कहा। मैंने केवल और केवल कुछ नहीं किया, मैंने तुमको भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया। अब मैंने क्या किया जरा समझो। मैंने बोला 3600 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। यही फर्क है जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसलिए मैंने आपसे बोला ना, ऑप्शन वो है जो तुम्हें तुम्हारे सिलेक्शन तक पहुंचा सकते हैं। तो पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करो ना। सॉल्व तो करना सबको आता है, तुमने पढ़ा है तो क्या कोई और नहीं पढ़ा होगा, सबको आता है सॉल्व करना। तुमने क्या स्पेशल पढ़ा है वो समझने की कोशिश करो, वो अप्लाई करने की कोशिश करो, और ऑप्शन को हटाओ। हो सकता है कि 3 ऑप्शन डायरेक्टली हट जाएं, तुम्हें डायरेक्ट तुम्हारा आंसर मिल जाए, तुम्हें सॉल्व करना ना पड़े। आपको पता है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर्स होंगे, और ये मैंने बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया था, वो हमेशा कैसे होंगे, ऑड होंगे कि नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं होगा, 2 तो खत्म। दूसरी बात, अब जो 43 है ये तो एक प्राइम नंबर है ना, और प्राइम नंबर है तो किसी के गुणा करने से तो प्राइम नंबर मिलेगा नहीं, इसलिए ये गलत। बचा कौन सा, पहला ऑप्शन खत्म। 2 सेकंड का काम था, अगर तुम्हारी बुद्धि काम करती तो तुम 2 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाते। ये 15 के 15 जो क्वेश्चन थे ना, ये मुश्किल से सच बताऊं 5 मिनट के क्वेश्चन थे, मैक्सिमम 5 मिनट के। लेकिन तुमने, चलो
किसी 3 अंक की संख्या एबीसी के 2 गुणनखंड है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सारा क्वेश्चन खत्म। 6 अंक की संख्या एबीसी के कितने गुणनखंड होंगे? आप पहले मुझे ये बता दो, अगर मैं एबीसी लिखा हूं तो संख्या का 2 बार रिपीटिशन हो रहा है। जब किसी 3 अंक की संख्या का 2 बार रिपीटिशन होता है तो मुझे पता है कि मैं क्या करता हूं, उस संख्या को 1001 से गुणा करता हूं, तभी तो 2 बार रिपीटिशन होता है। और 1001 की अगर मैं बात करूं तो इसके फैक्टर तुमको अच्छे से पता है, 7, 11, 13 होते हैं और तीनों ही प्राइम नंबर हैं। और एबीसी क्या है? इसके 2 गुणनखंड हैं, और किसी भी संख्या के अगर फैक्टर्स हमें 2 मिलते हैं तो क्या वो संख्या प्राइम होती है कि नहीं होती? 2 प्राइम नंबर है, कितने गुणनखंड है? 2, 1 और 2। ये डेफिनेशन ही पढ़ रखी हमने प्राइम नंबर की। यदि किसी संख्या के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 हो और वो डिफरेंट हो तो वो क्या होते हैं? वो प्राइम होते हैं। तो बताओ, एबीसी के 2 गुणनखंड है ना, 2 फैक्टर है ना, तो ये कैसी हो गई? प्राइम नंबर हुई कि नहीं हुई? अगर ये प्राइम नंबर है मेरे भाई, तो मैं इस प्राइम नंबर को भी एज अ फैक्टर इसकी पावर 1 ही तो मान के चलूंगा। 2 फैक्टर का मतलब एक तो 1 होगा, एक खुद वो संख्या होगी। बात समझ में आई? अब जरा देखो, ये क्या है? ये एबीसी है, इसकी पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, 11 की पावर 1, 13 की पावर 1। ये 4 प्राइम नंबर्स हो गए कि नहीं हो गए? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया तो पावर जो भी होंगी उसमें एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो। पावर 1 है, 1 जोड़ दो 2, पावर 1 है, 1 जोड़ दो 2, पावर 1 है, 1 जोड़ दो 2, और पावर 1 है, 1 जोड़ दो कितना? 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन ए पार्ट। बात समझे? यही करना था। 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के का एक गुणनखंड क्या होगा, जहां के क्या है? एक विषम संख्या है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। 8 की पावर 2 मैंने ऐसे रख लिया, के को अलग कर दिया। 5 की पावर 2 ऐसे रख लिया, के को अलग कर दिया। कर सकते हैं कि नहीं? 8 की पावर 2 64 की पावर के, 5 की पावर 2 का मतलब 25 की पावर के। और कि अगर ऑड है तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी? 64 प्लस 25 से डिवाइड होगी। और 64 प्लस 25 का मतलब कितना हो गया? 89। खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन 4। चलो, 3 की पावर 90 प्लस 5 की पावर 90 को 34 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचता है? पहले जरा एक बात समझ लो। यहाँ पे आपको अगर जीरो दिख गया तो सबसे पहले इसी पे जाने की कोशिश करना कि कैसे जीरो बन सकता है। बताओ, 3 की पावर मैं 2 ले लूं और पूरे की पावर में ले लूं 45, प्लस 5 की पावर मैं 2 ले लूं, पूरे की पावर ले लूं 45। तुम अलग अलग भी डिवाइड करके देख सकते हो, लेकिन मैं क्यों करूं जब मुझे डायरेक्ट आंसर दिख रहा है यहाँ पे? तो बताओ, 3 की पावर 9 की पावर 45 प्लस 5 की पावर 2 25 की पावर 45। ये संख्या किससे डिवाइड होगी? क्या 9 प्लस 25 से डिवाइड होगी? और 9 प्लस 25 का मतलब 34 ही तो है। ये 34 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी? और 34 से डिवाइड होगी, इसका मतलब शेषफल कितना है? 0। खत्म। ये देखो, सीधी सी बात है। 1 की पावर कोई भी नंबर हो प्लस 2 की पावर के प्लस 3 की पावर के प्लस 4 की पावर के प्लस 5 की पावर के प्लस 6 की पावर के प्लस 7 की पावर के, ऐसे कुछ भी हो, मान लो 7 तक है, तो ये नंबर हमेशा किससे कटेगा? 7 से डिवाइड होगा। 7 तक है ना, तो 7 से कटेगा। बस क्या होना चाहिए कि हमेशा एक ऑड अगर होगा तो, यानी पावर सबकी ऑड है अगर, तो हमेशा किससे कटेगा? 7 तक है तो 7 से कटेगा, 6 तक है तो 6 से कटेगा, 5 तक है तो 5 से कटेगा। इस बात को नोट कर लो कहीं पे। अब बताओ, 1 की पावर 99, 99 ऑड है कि नहीं? 2 की पावर 99 ऑड है कि नहीं? 3 की पावर 99, 99 ऑड है कि नहीं? सब ऑड है ना। और कहां तक है? 5 तक है, तो किससे कटेगा? 5 से कटेगा। खत्म। सोचना ही नहीं इसमें इतना। अब रही बात दूसरे की, तो पहला तो आपका सही है। तो बताओ, पहला अगर सही है इसका मतलब सी ऑप्शन गलत। बात समझ में आई? और ओनली 2 भी गलत, क्योंकि पहला सही है। भाई पहला सही है तो जहां जहां पहला होगा या तो पहले वाला ऑप्शन होगा या फिर डी वाला ऑप्शन होगा, इन्हीं दोनों में से तो कोई एक ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? नहीं भैया, केवल दूसरा सही है, इसका मतलब तो ये गलत है ऑप्शन। यहाँ पे बोला ना पहला सही है ना दूसरा सही, ये भी गलत हो गया। 2 ऑप्शन तो खत्म। अब बचे कौन से? ए और डी। इन्हीं को तो चेक करना है। अब जरा दूसरे पे देखो, यहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाते तो तुमको कुछ दिख रहा था। 31 की पावर 11 प्लस 17 की पावर 14। अब मुझे एक बार बताओ, सॉरी प्लस नहीं है बीच में, इन दोनों में बोला गया है कि 31 की पावर 11 जो है वो 17 की पावर 14 से बड़ी है। अब मुझे वो बताओ, अगर मैं 31 की जगह पे बढ़ा के इसको 32 ले लूं तो कोई दिक्कत है? मैं संख्या को बढ़ा दे रहा हूं। अभी बस समझते जाओ क्यों बढ़ा रहा हूं, ये समझ में आ जाएगा तुमको। मैंने क्या ले लिया? इसको बढ़ा के 32 कर दिया। अच्छा, 17 को मैंने घटा के कितना कर दिया? 16। अब देखो, इसको मैंने क्या किया? इसको मैंने घटा कर लिखा है, यानी कम किया है, और इसको मैंने बढ़ा कर लिखा है। बात समझ में आ गई? तो इसको बढ़ा के कितना लिखा? 32 की पावर 11, और इसको घटा के कितना लिखा? 16 की पावर 11। अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए केवल, बस इतना।
32 की पावर 11, 32 को मैं क्या 2 की घात 5 लिख सकता हूं, पूरे की पावर 11। 2 की घात 5 को मैं क्या 2 की घात इसको 55 लिख सकता हूं, ये पहले वाला है। 32 की पावर 11 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो 16 की, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया 2 की घात 55। 16 की पावर 14, तो देखो 16 को मैंने लिखा 2 की घात 4, पूरे की घात कितना है 14, यानी ये 2 की घात 56 हो गया। ये कितना हो गया 2 की घात 56। अब बताओ घटाया जब इसको तब 2 की घात 56 है, और इसको बढ़ाया तब ये 2 की घात 55 है, मतलब अभी ये बड़ा है, घटाने के बावजूद ये बड़ा है, इसका मतलब वास्तव में तो और बड़ा होगा ना। तो ये जो लिखा है ये कैसा लिखा है, ये गलत लिखा है। अरे समझे बात भाई, मैंने इस चीज को घटा कर लिखा है, दो घटाने के बाद कितना आया, ये 2 की पावर 56। जब मैंने इसको कम कर दिया तब ये 2 की पावर 56 है, और इसको मैंने बढ़ाने की कोशिश की तब भी ये 2 की पावर 55 ही रह गया। इसका मतलब ये वाली संख्या घटाने के बावजूद भी बड़ी आ रही है, इसका मतलब ये बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या तो लिखा उल्टा, इसका मतलब ये गलत होगा, और ये गलत होगा तो सीधा सीधा बोथ वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट। बात समझ में आ गई। चलो अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन देखो, कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पे सर क्लास में इस तरह का क्वेश्चन आपने कराया था, तो यहाँ पे 94 की जगह पे मैंने क्या ले लिया था 84, तो क्वेश्चन में आंसर जो है वो -2 आया था, तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा आ जाएगा। भाई ऐसा थोड़ी ना जो क्लास में कराऊंगा वो यहाँ भी कराऊंगा मैं, हो सकता है मैं डिजिट चेंज कर दूं, कौन सी बड़ी बात है यार। 3 की पावर 61 294, इसको किससे डिवाइड करना है, 5 से। आप बताओ क्या मैं फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकता हूं। फॉर्मेट थ्योरम क्या करती है, जिससे डिवाइड करो वो कैसी होनी चाहिए, प्राइम नंबर होनी चाहिए। क्या करो, प्राइम नंबर में से 1 माइनस कर दो, तो 5 में से 1 माइनस कर दो, कितना हो गया 4। 4 से पावर को डिवाइड करो, पूरी पावर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, केवल 94 को डिवाइड करो, 4 की डिविजिबिलिटी लगा दो, शेषफल कितना रहेगा 2। 94 को जब 4 से डिवाइड करोगे शेषफल कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 को कहां रख दो, पावर की जगह पे, और 5 से भाग करने को बोल रहा है, 5 से भाग कर दो। 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 9 को 5 से भाग करोगे, बताओ शेषफल कितना रहेगा 4 आएगा कि नहीं आएगा। अरे 9 को तो 5 से भाग कर लोगे ना भाई, शेषफल कितना आ गया 4, यानी कि शेषफल x बच रहा है, यानी x की वैल्यू कितनी है 4 है। दूसरा कह रहा है 4 की पावर 96 को 6 से भाग करो। आपको पता है 4 की पावर कोई भी नंबर हो, अगर मैं उसको 6 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल हमेशा कितना रहेगा 4 ही रहेगा। सोचना ही नहीं था इसमें। y कितना है 4 है, रख दो, 2 गुणे 4 माइनस 4, 4 दूना 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन कौन सा, सेकंड वाला। खत्म क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन, 16 की पावर 67 प्लस 67 की पावर 67 की पावर 67 प्लस 67 की पावर 67, इसको 68 से डिवाइड करना है। आपसे पूछ रहे हैं आंसर कितना होगा। आप मुझे इतना जरा बताओ, क्या मैं 67 की पावर 67 इसको अलग 68 से डिवाइड कर दूं, और प्लस 67 की पावर 67 और इसको 68 से अलग डिवाइड कर दूं। अच्छा जरा बताओ, ये 67 को जब मैं 68 से डिवाइड करूंगा तो मैं नेगेटिव रिमाइंडर 1 रख सकता हूं कि नहीं, -1 पावर 67 डिवाइड बाई 68। यहां भी पावर -1 रख सकता हूं कि नहीं। 1 की पावर 67 कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव है तो -1 रहेगा। -1 डिवाइड बाई 68 प्लस -1 डिवाइड बाई 68 कितना हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 68, और जब -2 को 68 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा -2। नेगेटिव रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो 68 में से 2 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 66। यही मेरा आंसर है। कितना टाइम लग रहा है इस चीज में, लेकिन प्रैक्टिस अभी मैं बोल रहा हूं, अभी भी प्रैक्टिस करो, समझे। चलो यहां पे देखो 3 की पावर 24 है, यहां पे यूनिट डिजिट कितनी आएगी 24 को 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने पे कितना रहेगा, सब कुछ कट जाएगा। जब सब कुछ कट जाता है तो हम पावर में कितना पुट करते हैं 4। 3 की पावर कितना हो गया 4, 3 की पावर 4 का मतलब 3 3 9 27 3 81। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी आ गई 1। दूसरे वाले में देखो 7 की पावर कितना है 38। 38 को 4 से डिवाइड करो, शेषफल कितना आ गया रिमाइंडर 2, तो 7 की पावर 2 का मतलब 49, 9 आ गया यहाँ पे यूनिट डिजिट। यहाँ पे देखो 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आएगा। अब बताओ यहाँ पे पूरे में यूनिट डिजिट कितनी आ गई 1, माइनस यहाँ पे कितनी आ गई 9, यहाँ पे कितनी आ गई 6। तो भाई 1 और 6 को जोड़ लो, 6 और 1 कितना हो गया 7 माइनस 9। अब देखो 7 में से तो 9 घटेगा नहीं, इसलिए 7 को क्या बनाना पड़ेगा 17, और 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बनेगा 8। मैंने आपको बता रखा है ये सारी चीजें यूनिट डिजिट में घटाने के तरीके। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, और मुश्किल से अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन 4 से 5 मिनट मैक्सिमम, ये 15 के 15 क्वेश्चन 4 से 5 मिनट में सॉल्व हो सकते थे, इतना टाइम नहीं लगना। और सोच लो कि तुम्हें ये मैं 4 से 5 मिनट बहुत बता रहा हूं,
क्वेश्चंस देखा नहीं तुमने कि क्वेश्चन को तुमने टिक किया, अगर मेरे हिसाब से करने की कोशिश करोगे तो मान के चलो कि अभी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए हम लोग ये प्रैक्टिस सेशंस लेके आए हैं। तो अगर प्रैक्टिस करोगे ना तभी आप डायरेक्टली देख के, देखो कंसेप्ट पढ़ना एक अलग चीज हो जाती है, तुम ये सारी चीजें पढ़े हो, लेकिन इस चीज को प्रैक्टिस में जब लेके आओगे ना, देखो रोटी तुमने रोज बनाते हुए देखा है मम्मी को कि रोटी बनती कैसे है, उनके हाथों से रोटी गोल बनती है। क्या तुम रोटी देखकर गोल सीख जाते हो कि रोटी ऐसे बनती है? तुमको कंसेप्ट पता है रोटी कैसे बनती है, लेकिन क्या तुम रोटी देखकर सीख सकते हो? जब तक तुम खुद उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। और पहली बार बनाओगे तो शायद रोटी कुछ ऐसी बनेगी, दूसरी बार में शायद कुछ ऐसी बने, तीसरी बार में शायद कुछ ऐसी बने, और चौथी बार में शायद कुछ ऐसी, तो पांचवी बार में एकदम परफेक्ट रोटी गोली बननी शुरू हो जाएगी। तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस ही आपको समझाएगी कि कैसे हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। बात समझ में आ रही है? इसीलिए खूब प्रैक्टिस करो। जो प्रैक्टिस सेशन है उनको 2 से 3 बार देखो, 4 बार देखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी सब कुछ मैंने फ्री कर रखा है, तो पढ़ो, बस इतना करने की कोशिश करो कि इतना करने की, देखो एक मेहनत मैं भी कर रहा हूं, तुमको क्या पता है कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं नए लेवल के बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो ये मान के चलो कि एक पीपीटी बनाने में मुझे कम से कम मान के चलो कि आधे घंटे का समय लगता है। उस आधे घंटे के समय के बाद अगर मैं पीपीटी तैयार कर लिया हूं तो फिर मुझे उसकी वीडियो बनानी पड़ती है। अगर आधे घंटे की वीडियो है तो मान लो आधे घंटे की वीडियो, आधे घंटे की पीपीटी, आधे घंटे की वीडियो, और इस वीडियो को बनने के बाद कम से कम इसकी 1 घंटे की एडिटिंग, यानी एक आधे घंटे की वीडियो बनाने में मुझे कितना समय देना पड़ता है? 2 घंटे का, प्लस आधे घंटे की अगर मैं अपलोडिंग मान लूं तो कम से कम 2.5 घंटा। तो भाई अगर 2.5 घंटा मुझे एक आधे घंटे की वीडियो बनाने में देना पड़ता है, अगर मैं क्वेश्चंस खुद के उठाऊं तो, और अगर कहीं मैं क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दूं तो क्वेश्चन छांटना, क्वेश्चंस बनाना, कहीं अच्छी जगह से क्वेश्चंस उठाना भी, ठीक है, तो उन सारी चीजों में कम से कम आधे से 1 घंटा लगता है। तो मतलब आधे घंटे और मान लो, तो एक आधे घंटे की वीडियो बनाने में कम से कम 3 से 3.5 घंटे का समय लगता है भाई, एक आधे घंटे की वीडियो बनाने में। तो एक दिन में अगर मैं तुमको 3 से 4 वीडियो डिलीवर कर रहा हूं, इसका मतलब हो गया कि मैं कम से कम 10 से 12 घंटे काम कर रहा हूं इस पर। तो इतनी मेहनत तुमको भी करनी पड़ेगी अगर तुम्हें कुछ करना है तो। तुम चाहते हो कि सर आप कैसे कर लेते हैं, आप कैसे कर लेते हैं? अरे मैं ऐसे ही कर लेता हूं, मैंने भी प्रैक्टिस की है, पहले मैं भी तुम्हारे जैसा था। कंसेप्ट जानना और प्रैक्टिस में चीजों को लेकर आना। जब पहली बार तुमने साइकिल चलाई थी तो क्या ऐसी चला ली थी, बस बैठे गद्दी पे कूद के और बन गए रॉबिन हुड? नहीं ना। पहली बार जब तुमने साइकिल चलाना शुरू की तो कई बार गिरे, छोटी चलानी साइकिल शुरू की, उसके बाद पीछे किसी को पकड़वाया, डर था अंदर, वो सारी चीजें कब शुरू हुई? खत्म हुई जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। तो प्रैक्टिस ही आपको ये सारी चीजों से बेड़ा पार लगाएगी। इसलिए अभी तो मैंने कोई रेस्ट्रिक्ट किया ही नहीं तुमको ना। आप एक भाई, बाकी पेड कोर्सेस में क्या होता है कि आप एक वीडियो को 1 बार देख सकते हो, 2 बार देख सकते हो, यही तो होता है ना। मेरे यहाँ तो यही है ना कि आप एक वीडियो को भाई 100 बार देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद देखो, दूसरों को मत दिखाओ। दूसरों को दिखाओगे तो मेरा सिस्टम ट्रैक कर लेगा तुमको, और ट्रैक कर लेगा तो तुम हो जाओगे, तुम्हारी आईडी जो हो जाएगी वो सस्पेंड हो जाएगी। तो एक वीडियो को तुम 100 बार देखो ना, क्या दिक्कत है यार, तुम्हारी वीडियो है, लेकिन उसको देखने के बाद तुम्हें फिर डाउट ना रहे। और जो प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं ना, इनको अगर तुमने मिस कर दिया अभी तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी में शादी ढंग से नहीं होने वाली। तुम्हारी शादी में बरसात भी होगी और लुटेरे भी आएंगे, इतना भी मान के चलना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक सरकारी नौकरी के लिए। तो चीजों को बहुत आसान मत समझो, चीजें बहुत टफ होती हैं, और कंपटीशन का दौर है, और ये पीरियड तो बड़ा ही, मतलब एक तरह से बड़ा कठिन समय है। तो धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा, और काफी काम करना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को इतना बना लेना है कि तुम क्वेश्चंस को देखो, टिक करो, चले आओ। मतलब अगर 50 क्वेश्चन की सीरीज है तो मैं ये मान के चलूंगा कि तुम्हें कम से कम 20 से 25 मिनट का समय लगना चाहिए, उससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए तुमको 50 क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने में तुम। और देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगी। अभी तो मैं 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, अब 30 क्वेश्चन पे शुरू कर दिया, अभी तो मैं 50-50 क्वेश्चन पे चलूंगा। तो जब 50-50 क्वेश्चन पे चलूंगा तो तुमको भी 50-50। तुम क्या करते हो, वीडियो खोल लेते हो, बैठ जाते हो, लेट जाते हो और वीडियो देखना शुरू कर देते हो। ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है, कॉपी पेन लेके बैठो ना। पढ़ने का मतलब क्या होता है, एक तरीका होता है पढ़ने का। तो चलो बाबा का ज्ञान यही समाप्त करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। तो और टेस्ट जरूर दो, तुम टेस्ट ही नहीं देते हो। मुश्किल से 10-15 लोग टेस्ट देते हैं, इस तरह से क्या फायदा है? जब तक टेस्ट नहीं दोगे ना तो खुद को एनालाइज कैसे करोगे? पढ़ते रहो पढ़ते रहो। अगर जबरदस्ती ऐसे ही पढ़ना है तो मुझे, मेरी क्या दिक्कत है, कल को मैं दूसरा कोर्स लॉन्च करूंगा, उसमें भी आके पढ़ लेना। लेकिन पढ़ो तो इसका कोई तुम्हारे पास बेनिफिट होना चाहिए पढ़ने का। तो जब भी पढ़ने बैठो तो कॉपी पेन के साथ बैठो, हाथ पैर धो के बैठो, पवित्र चीज करने जा रहे हो कोई। ऐसे नहीं कि मुंह हाथ गंदा लेके बैठ गए पढ़ने के लिए, शुरू हो गए कहीं भी। तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद।